Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigal. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का हमारा टॉपिक है बेंथम की पेन एंड प्लेजर थ्योरी या फिर यूटिलिटी थ्योरी या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ हेडोनिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से सुनिए। और अगर आपको जो है मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए और इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेरेमी बेंथम की थ्योरी। सबसे पहले बेंथम बहुत ही आउटस्टैंडिंग ज्यूरिस्ट थे, तो सबसे पहले कोई भी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें बेंथम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो बेंथम जो थे एक लंदन के बहुत ही वेल्दी अटॉर्नी थे, वो उनके बेटे थे। और जो जेरेमी बेंथम थे वो बहुत ही कैपेबल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइप के ज्यूरिस्ट थे। जो जॉन ऑस्टिन थे जिन्हें हम फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कहते हैं, वो भी बेंथम के ही नेबर थे और वो बेंथम के ही शिष्य थे। तो उन्होंने अपनी जो पॉजिटिव लॉ को एक्सप्लेन किया है तो उसकी बहुत सारी बातें उन्होंने जो है बेंथम की थ्योरी से ही ली थी। इसीलिए हम मॉडर्न सेंस में कह सकते हैं कि बेंथम इज फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। फादर हम ऑस्टिन को बोलते हैं, लेकिन हम मॉडर्न सेंस में कह सकते हैं कि यही पॉजिटिविज्म के फाउंडर थे। और इनके टाइम में जब ये यंग थे तो लंदन में जो भी वो चल रहे थे आपके लॉ, वो बहुत ही हैपाजर्ड वे में जो थे प्रेवलेंट थे, क्योंकि जितने भी लॉ थे वो ज़्यादातर इमरजेंसी से आए थे। क्योंकि जो है इंग्लैंड बहुत बड़ा था तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के कस्टम उस वक्त चला करते थे, तो उन्हीं से लॉ बन गए थे। और उन लॉ के पीछे कोई भी जनरल प्रिंसिपल नहीं थे कि जिनके बेसिस पे लॉ बने। तो लॉ जो था बहुत ही अनऑर्गेनाइज वे में था। तो बेंथम ने इंग्लैंड के लॉ को रिफॉर्म करने में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन डाइसी ने अपनी बुक लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन 19th सेंचुरी, कौन सी बुक थी डाइसी की? लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन 19th सेंचुरी में बताया था कि जो बेंथम थे उन्होंने इंग्लिश लॉ को बहुत अच्छे से रिफॉर्म किया है और इन्होंने दो मेन चीज़ें बताई है। सबसे पहला प्रिंसिपल जिन बेसिस पे जो है रिफॉर्म हुआ था, दूसरा इन्होंने बताया मेथड जिन मेथड से रिफॉर्म को कैरी आउट किया गया था। तो इन्होंने दो मेन चीज़ें प्रोपाउंड करी। एक तो प्रिंसिपल के कुछ जनरल प्रिंसिपल होने चाहिए, उन्हीं जनरल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाने चाहिए। और वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको अपनाने से, जिनको इम्प्लीमेंट करने से हम रिफॉर्म कर सकते हैं। उनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इंग्लैंड में लीगल हिस्ट्री में उनका जो पीरियड था उसको हम बेंथम एरा कहते हैं। और जेरेमी बेंथम ने जो था नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल की जो थ्योरी थी, जो फिलॉसफी थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल क्या कहता था कि जो भी लॉ आया है वो तो या तो डिवाइन पावर से आया है, डिवाइन ने किंग को जो है मोटिवेट किया है ये लोग लागू करने के लिए, या हर इंसान रेशनल होता है, तो जो अच्छा होता है जो बुरा होता है उसके बेसिस पे ही कानून बनता है, या फिर जो हमारे मॉरल्स होते हैं उनसे कानून निकल कर आता है। लेकिन बेंथम ने कहा कि नहीं, इन फिलॉसफी से लॉ नहीं बनता है, बल्कि लॉ तो जो सॉवरेन ने पास कर दिया, उसने जो ऑर्डर दे दिया वही आपका लॉ है। तो सबसे पहले आप इस तरह से बेंथम का इंट्रोडक्शन बताएंगे। अब बताएंगे कि बेंथम के हिसाब से लॉ की क्या डेफिनेशन थी। बेंथम ने कहा जो भी स्टेट में सॉवरेन होता है उसने जो भी डिक्लेरेशंस करी हैं, जो भी साइन दिए हैं, उनकी असेंबली को ही हम लॉ कहते हैं। तो इट मीन जो सॉवरेन ने डिक्लेरेशन दी हैं, साइन दिए हैं, वही सब जो उनकी प्रजा को, जो पॉलिटिकल इंफीरियर लोगों को मानने हैं, उसी को लॉ कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लॉ बनता है उन्हें हम 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है देख सकते हैं कि लॉ में क्या क्या चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। सबसे पहला उन्होंने बताया सोर्स।
उन्होंने कहा लॉ सिर्फ जो है सॉवरेन की विल ही होती है। देखिए, किसी भी कंट्री में एक पॉलिटिकल सुपीरियर होता है, एक पॉलिटिकल इंफीरियर होता है। पॉलिटिकल सुपीरियर का मतलब होता है जो कानून बनाने की शक्ति रखता है, जिसकी बात हर कोई या पॉलिटिकल इंफीरियर लोग मानेंगे। तो जो सॉवरेन ने कह दिया, उसकी जो विल है सिर्फ वही कानून कहलाएगी, क्योंकि उसको मानना हर एक के लिए कंपलसरी है। अगर पॉलिटिकल इंफीरियर कोई रूल बना देता है तो वो लॉ नहीं कहलाएगा। तो जो सोर्स ऑफ लॉ है वो विल ऑफ सॉवरेन है। अब लॉ का सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, ये किस पे लागू होता है? उन्होंने कहा ये पर्सन भी हो सकती है, थिंग्स भी हो सकती है। इसका मतलब इसके सब्जेक्ट एक्टिव भी हैं और पैसिव भी हैं। जो पर्सन है वो एक्टिव है, ह्यूमन बीइंग है, और जो थिंग्स हैं वो सारी इसकी पैसिव चीजों में आती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। इन्होंने बताया कि लॉ का क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा जितने भी लॉ हैं वो ह्यूमन बीइंग या किसी भी चीज़ के एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं। उन्होंने कहा इंसान अपने मन में क्या सोच रहा है, वो उसे क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल अलग है। लॉ को इससे कोई मतलब नहीं है। लॉ सिर्फ ये देखता है कि उनका एक्सटर्नल कंडक्ट जो है मुझे उनको कंडक्ट करना है। अगर लॉ ने कानून बना दिया कि मर्डर करने से आपको सजा मिलेगी, चोरी करने से आपको जो है सजा मिलेगी, किसी का किडनैप करते हैं तो सजा मिलेगी, किसी को डाउरी में मारते हैं तो सजा मिलेगी, तो इसका मतलब है इनसे डर के वो ये काम नहीं करेगा। तो हमने ह्यूमन बीइंग के जो है एक्सटर्नल कंडक्ट को इससे रेगुलेट किया है। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंट। इसका मतलब है किसी भी कंट्री का लॉ उस कंट्री की जो बाउंड्री है वो वहीं पर एप्लीकेबल रहता है। एक कंट्री के लॉ को हम दूसरी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एस्पेक्ट, कि ये कैसा होता है, सेंशनल होता है या डायरेक्टिव होता है। देखिए, लॉ उन्होंने बताया कि दोनों हो सकते हैं, डायरेक्टिव भी सेंशनल भी। सेंशनल का मतलब है कि अगर आप लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो ये आपके लिए कंपलसरी होता है, मैंडेटरी। डायरेक्टिव का मतलब होता है कि आप इंसान को ये डायरेक्ट करते हो कि आपको ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्स और सैंक्शन। उन्होंने कहा लॉ में जो है सैंक्शन जरूर होनी चाहिए। अगर सैंक्शन ही नहीं है तो फिर उस लॉ का कोई मीनिंग नहीं है। सैंक्शन का यहाँ पे मीनिंग होता है पनिशमेंट, कि अगर आपने जो है उस सॉवरेन के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है और आप वॉयलेशन करते हैं तो इसके लिए आपको सजा भी मिलेगी। तो सजा के डर से जो है, जो आपकी प्रजा होती है या जो पॉलिटिकल इंफीरियर होते हैं वो उस ऑर्डर को ओबे करते हैं। नेक्स्ट है रेमिडियल स्टेट, कि जो स्टेट है वो रेमिडी का भी प्रोविजन देती है। रेमिडी का मतलब होता है कि अगर आपकी राइट को किसी ने वॉयलेट किया है या आपको किसी ने कोई भी हार्म पहुंचाया है, तो इसका मतलब लॉ तो आपको कोई भी हार्म ना पहुंचाए इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति हार्म पहुंचाता है तो आप इस केस को लेके जो है कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट जो भी विक्टिम है उसको ये कहेगा कि आप देखिए मेरे को एविडेंस प्रोड्यूस करिए, और उन एविडेंस के बेसिस पे वो कॉन्विक्ट को सजा सुनाएगा। तो विक्टिम को ये रेमेडी स्टेट देता है। लास्ट इसका एस्पेक्ट है जज मस्ट अडॉप्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो जो दो तरह की इंटरप्रिटेशन होती है, एक तो लिटरल होती है और एक आपकी लिबरल होती है। तो लिटरल में क्या होता है कि जो कानून में लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही उसको इंटरप्रेट करना है, आप अपने मन से कोई भी लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही उस केस में जो आपके यूनिक केस हो जाते हैं या जहां आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन से कुछ पता ही नहीं चलता, तब सिर्फ जज अपना डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। अदरवाइज उन्हें मोस्टली जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन पे ही वर्क करना पड़ेगा। तो बैंथम के हिसाब से ये लॉ थे और इनमें ये 8 एस्पेक्ट होने चाहिए। अब हम देखते हैं जो बैंथम की थ्योरी थी उसको 3 नामों से जाना जाता है। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, हेडोनिज्म, कैलकुलस। देखिए, बैंथम की थ्योरी अगर आपको थ्योरी ऑफ यूटिलिटी आए तो भी यही लिखना है, हेडोनिज्म कैलकुलस आए तो भी बैंथम की थ्योरी बतानी है, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर आए तो भी ये बताना है, क्योंकि उन्होंने यूटिलिटी को पेन एंड प्लेजर से जोड़ा था
और पेन एंड प्लेजर को उन्होंने कहा था एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट माना था जिसे कि हम नाप सकते हैं, तो इसीलिए इसको इन्होंने हेडोनिस्ट कैलकुलस भी कहा था। तो ये 3 नेम हो गए। अब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे पेन एंड प्लेजर की। ठीक है, चाहे आप इसे पेन एंड प्लेजर की थ्योरी कह लीजिए, यूटिलिटी की कह लीजिए, हेडोनिस्ट कैलकुलस कह लीजिए, आपको हर जगह यही थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने पेन एंड प्लेजर के बारे में क्या कहा। देखिए, बेंथम ने कहा कि हर इंसान का जो मोटिव होता है, हर इंसान का मोटिव है खुशी को प्राप्त करना। आप कहेंगे नहीं, हमारा मेन पर्पस होता है पैसे कमाना। पैसे कमाना तो मेन पर्पस होता है, लेकिन ये कभी भी प्राइमरी पर्पस नहीं होता है, ये आपका सेकेंडरी पर्पस होता है। मेन चीज़ है कि आप जिंदगी में खुशी को जो है प्राप्त करें, तो आपका मेन एम जो है प्लेजर होता है। देखिए, आप जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि जॉब करने से आपको जो है सैलरी मिलती है, आप अपनी और अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपको एक सुख का अनुभव होता है। तो अल्टीमेट मोटिव क्या हुआ? आपका हैप्पीनेस। उसी तरह से आप जो है पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जो है पढ़ने में क्या होता है कि जब आप बहुत पढ़ते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, सब टीचर आपकी बड़ाई करते हैं, पेरेंट्स आपकी बड़ाई करते हैं, तो आपको उससे बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इसीलिए आप और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। अब आप टाटा का ही एग्जाम्पल लीजिए। रतन टाटा के पास इतना पैसा है कि उनको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक रहती है, वो काम में लगे रहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी उन्हें बुलाती हैं लेक्चर्स के लिए। तो उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि काम उनका पैशन है और उससे उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। इसी तरह से आप शाहरुख खान का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। शाहरुख खान के पास भी इतना पैसा है कि उसे और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए वो इतनी चीज़ों में एम्बेसडर का रोल प्ले करता है, इतने एडवर्टाइजमेंट में आता है, इतनी जगह एंकरिंग करता है, पिक्चर भी प्रोड्यूस करता है, एक्टिंग भी करता है, इतनी सारी चीज़ें आज की डेट में भी करता है, क्योंकि इन लोगों के लिए वर्क उनका पैशन होता है और उसी से उनको हैप्पीनेस मिलती है। तो इस हैप्पीनेस की वजह से ही इतना पैसा होते हुए भी वो हमेशा काम में लगे रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इंसान का मोटिव जो होता है हमेशा प्लेजर को लेना होता है। तो इन्होंने कहा कि हर चीज़ आपकी गवर्न होती है पेन एंड प्लेजर से। उन्होंने कहा ये जो पेन एंड प्लेजर होती है, यही बताती है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। जो चीज़ अच्छी होगी वो आपको प्लेजर देगी, जो चीज़ गलत होगी वो आपको लास्ट में जो है एट द एंड ऑफ डे पेन ही देगी। तो ये था इनकी पेन एंड प्लेजर की थ्योरी। अब हम इसके एसेंशियल बताएंगे। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। इन्होंने कहा यूटिलिटी किसी भी चीज की वो टेंडेंसी है, ठीक है, जो इंसान को बताती है कि उसे क्या काम करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी चीजों को तो प्रोक्यूर करे और इविल चीजों को छोड़ दे। क्या करें? अच्छी चीजों को तो वो ले और एविल को छोड़ दे। और ये उन्होंने किस टर्म में बताया इस यूटिलिटी को, अच्छे और बुरे को? पेन एंड प्लेजर की। उन्होंने कहा है हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें प्लेजर मिलता है, और जिस चीज़ से हमें पेन मिलता है उस चीज़ को हमें जो है छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ है हमारी यूटिलिटी। नेक्स्ट है वो जो थे लेजे फेयर के इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे, उसी को सपोर्ट करते थे। लेजे फेयर का मतलब है कि जब भी इंसान कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। उन्होंने कहा हर इंसान को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके, क्योंकि अपना बिजनेस खड़ा करता है तो उसे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे बहुत प्लेजर मिलता है, तो वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। तो उसको तो उससे पैसा मिलता ही है, बल्कि वो और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, सब्सिस्टेंस देता है। तो इसीलिए मिनिमम से मिनिमम स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि मैनकाइंड, जो भी इंसान है, उसके दो ही सॉवरेन होते हैं, एक पेन और एक प्लेजर। उन्होंने कहा है हम बोलते हैं जो भी, हम सोचते हैं जो भी हम करते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं आपकी पेन एंड प्लेजर से जो है गवर्न होती है। जो सही सही है वो आपको प्लेजर देगी, और जो चीज़ गलत है वो आपको जो है पेन देगा। तो हम जो है सही चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हैं और गलत चीज़ों को जो है छोड़ने लगते हैं। अब कोई पूछेगा कि मुझे तो जो है किसी की मार पिटाई करने में जो है बहुत प्लेजर मिलता है,
तो मैं तो मार पिटाई करूँगा, तो ये तो गलत चीज़ है। और आप तो कह रहे हो सही चीज़ प्लेजर देती है। लेकिन आप देखिए, आप इसे सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे जो है बात कर रहे हैं। अगर आप दूसरे की मार पिटाई करते हैं तो दूसरा भी आपके साथ मार पिटाई करेगा। तो जब आप दूसरे की मार पिटाई करते हैं तब तो आपको प्लेजर मिलेगा, लेकिन जब दूसरा आपको मारेगा तो आपको उससे पेन मिलेगा। तो आप समझ जाओगे कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वही चीज़ दूसरा भी चाहता है। तो आप दूसरे को नहीं मारोगे और दूसरा भी आपको नहीं मारेगा। तो इस तरह से आप एक करेक्ट पाथ को जो है अडॉप्ट करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेन एंड प्लेजर किसी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा जाता। यहाँ पे पेन और प्लेजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर को जो है हमें ग्रेटेस्ट प्लेजर देना है। मतलब उस पेन और प्लेजर को जो भी हम जिससे हम गवर्न होते हैं वो मैक्सिमम नंबर को जो है प्लेजर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आग लग जाती है, आप किसी भूखे को जो है खाना खिला रहे हैं क्योंकि वो मरने की हालत में है। तो आप 10 लोगों को भूखे को खाना खिला रहे हैं। आपको पता चलता है एक जगह आग लग गई है, 2 जने आग में फंस गए हैं। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि वो भूख से मरने वाले हैं तो वहाँ 10 लोगों का फायदा होगा, उधर 2 लोग आग से मरने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कीमती होती है। लेकिन अगर हम बेंथम की थ्योरी से चलेंगे तो हमें भूखे लोगों को पहले खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि बेंथम के हिसाब से जो प्लेजर है हमें ग्रेटेस्ट नंबर को देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेजर हो, हमें वो एक्टिविटी को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो प्लेजर है, जो खुशी है, उस कम्युनिटी को हम जो खुशी है उसे हम अटेन कर सकते हैं अगर हमारे 4 गोल पूरे हो जाए। वो 4 गोल कौन कौन से हैं? एक तो सब्सिस्टेंस, अबेंडेंस, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। सब्सिस्टेंस का मतलब है हर एक के पास जो है एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के साधन होने चाहिए और उसे जो है सपोर्ट मिलती रहे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हर बंदे को अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फैलाने का अधिकार होना चाहिए। वो कोई भी बिजनेस शुरू कर सके, क्योंकि उसका बिजनेस प्रॉस्पर्स करेगा तो वो दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो सब्सिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए और अबंडेंस में मिलनी चाहिए। ये नहीं, जो इंसान जो करना चाहता है उसके पास उतना पैसा होने चाहिए, जमीन होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, अबंडेंस में होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है हम कलेक्टिवली समाज के सब लोगों को जो है ये जो फॉर्म आपकी सपोर्ट की फॉर्म होती है ये प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने बताया सब्सिस्टेंस एबेंडेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इक्वलिटी की और सिक्योरिटी की। क्योंकि अगर समाज में सब लोग इक्वल होंगे, मतलब ये नहीं कि गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, कि सब में इक्वलिटी होगी, कोई राजा और रंग की कैटेगरी में नहीं होगा। क्योंकि एबेंडेंस में अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट के मीन्स हैं तो सभी लोग जो है कमाएंगे और सभी लोग इक्वल फील करेंगे, तो उससे कम्युनिटी को ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। और कम्युनिटी में सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर एक को पता है कि स्टेबिलिटी हो हर चीज़ की, मेरा पैसा कोई लूट के नहीं ले जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर्ड होनी चाहिए, मेरा धन सिक्योर्ड होना चाहिए और मेरी खुद की फिजिकल और मेंटल भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कि अगर किसी कम्युनिटी में सब्सिस्टेंस, अबेंडेंस, इक्वलिटी और सिक्योरिटी की ये 4 गोल हमने अचीव कर लिए तो उस कम्युनिटी में हमेशा हैप्पीनेस हैप्पीनेस ही रहेगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया लॉ हैज़ टू बी जज ऑन द बेसिस ऑफ पेन एंड प्लेजर। उन्होंने कहा जो भी लॉ हम बनाते हैं वो लॉ ठीक बना है या नहीं बना है, वो उसका जो तराजू है वो पेन एंड प्लेजर ही है। अगर किसी कानून से प्लेजर ज़्यादा बढ़ता है और पेन जो है कम होता है, इट मीन्स हमारा लॉ बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर वो पेन ज़्यादा बढ़ाता है और प्लेजर लोगों को कम देता है तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए लॉ को जज करने का तराजू सिर्फ पेन और प्लेजर ही है। लास्ट में उन्होंने बताया कि हमें अपने लॉ को कोडिफाई करना चाहिए, रिटिन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में जो था सारा का सारा अनकोडिफाइड लॉ था। जो हमारे डिफरेंट पार्ट में कस्टम चल रहे थे उसी को हम लॉ मान लेते थे, लेकिन एक कस्टम दूसरे पार्ट में नहीं चलता था तो वहाँ के लोग जो है उस लॉ को नहीं मानते थे। तो हर जगह जो है बड़ा ही हैपजर्ड वे था, कोई ईस्ट में जा रहा था तो कोई वेस्ट में जा रहा था। तो उन्होंने कहा लॉ एक होना चाहिए, रिटिन फॉर्म में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमें इस लॉ को मानना है। एंड ही वॉज अपोज टू जज मेड लॉ। देखिए जो रियलिस्ट स्कूल है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जज मेड लॉ को ही देता है।
वो कहता है जो जजेस डिसीजन देते हैं वही लॉ है, क्योंकि जजेस जो है प्रेजेंट सिनेरियो को देख के, कॉन्विक्ट की सर्कमस्टांसेस को देख के, उसकी अपब्रिंगिंग को देख के, उसकी एज को देख के, और खुद उनकी जो पर्सनैलिटी होती है कि वो इमोशनल टाइप के जज हैं या रेशियल टाइप के जज हैं, उस हिसाब से वो सोसाइटी के हिसाब से जजमेंट देते हैं। तो रियलिस्ट स्कूल ने जज मेड लॉ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन बेंथम ने इस प्रिंसिपल को नए सिरे से ओवर रूल कर दिया। वो कहते थे जो आपका लॉ है वो पॉजिटिव लॉ है, जो सॉवरेन ने पास किया है हम उसी लॉ को मानेंगे, ना कि जज मेड लॉ को। तो आपको बेंथम की पेन एंड प्लेजर थ्योरी क्या कहना चाहती है और उसके क्या क्या एसेंशियल है, ये सब पता चल गए होंगे। अब हम देखेंगे इनकी क्रिटिसिज्म। बहुत सारे क्रिटिक्स ने इनकी क्रिटिसिज्म भी की है। फर्स्ट है कि जो बेंथम है उन्होंने लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी की जो जरूरत है उसको अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि बेंथम कहते थे पॉजिटिव लॉ, और पॉजिटिव लॉ क्या होता है, जो एज इट इज है, जिसे सॉवरेन ने पास कर दिया, लेजिस्लेशन ने पास कर दिया, अब उसे कोई बदल नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ एक बार आ गया तो वो सॉवरेन की विल है, उसे हर किसी को जो है पूरा करना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर हम देखें कि आज की डेट में हमें लॉ को बहुत सारा चेंज करना पड़ता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो जो समाज में चेंजेस आ रहे हैं हम उन समाज के चेंजेस को अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। तो जो समाज की ज़रूरतों को जो लॉ पूरा नहीं कर सकता तो वो लॉ बहुत ही शॉर्ट लिव होता है। तो इसीलिए लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए हमारी कंट्री में भी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, बोनस एक्ट, मिनिमम एक्ट इसीलिए बना है ताकि लॉ में जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। फिर उनकी जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी इंटरेस्ट में बैलेंस नहीं कर पाती। वो कहते थे कि मैक्सिमम लोगों को जो है बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमेशा क्लैश करेगी। देखिए किसी इंडिविजुअल ने कोई फैक्ट्री लगाई, अब वो तो चाहेगा मेरी फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। अब उस फैक्ट्री के चलने से पॉल्यूशन होता है, तो लोगों को जो है सोसाइटी के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्लैश किससे होता है, कम्युनिटी इंटरेस्ट से। तो उनमें किस तरीके से बैलेंस किया जाए, बेंथम की थ्योरी ये चीज़ नहीं बताती है। नेक्स्ट उनकी क्रिटिसाइज की गई कि बेंथम ने बताया सिर्फ लॉ को हम जज कर सकते हैं दो तराजू के पलड़े पे, पेन एंड प्लेजर। किसी चीज़ से पेन मिलता है तो वो लॉ ठीक नहीं है, लेकिन अगर प्लेजर मिलता है तो वो लॉ जो है ठीक है। लेकिन आप लॉ को हमेशा पेन एंड प्लेजर पे ही नहीं तोड़ सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे लॉ बने हैं, जैसे कि आजकल पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बन रहा है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ की बात कर रही है, ट्रिपल तलाक का मिला है, 370 को जो है हटाया गया है। तो अगर आप देखें तो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वहाँ पे वो पर्सनल लॉ को मानते हैं, तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक से तो हमें बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, हमें कोई इससे खुशी नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल से लोग कहेंगे कि भाई ये तो जो है गॉड की ब्लेसिंग है, आप इस पे क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो बहुत से लोग इससे दुख भी होंगे, प्लेजर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मतलब आप देखें तो कंट्री की ज़रूरत के हिसाब से मुस्लिम वुमेन्स को इक्वलिटी करने के लिए, उनको जो है हैरेसमेंट से बचाने के लिए ट्रिपल तलाक भी ज़रूरत है, और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड होते हैं। तो अगर हमारे को अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हमारी जो इतनी फास्ट स्पीड है पॉपुलेशन की बढ़ने की, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो इससे पता चलता है लॉ को सिर्फ हम पेन एंड प्लेजर के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। लास्ट है इसका, लेजिस्लेशन वाज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम इन इकोनॉमिक मैटर। जो बेंथम थे वो लेजे फायर प्रिंसिपल को मानते थे। वो कहते थे स्टेट का जो है, जो भी कोई बिजनेस अपना कर रहा है, जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज है, उसमें मिनिमम रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि आज की एज में लेजिस्लेशन का जो है काफ़ी इंटरफेरेंस है और वो इंडिविजुअल फ्रीडम पे काफ़ी रेस्ट्रिक्ट लगाती है, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो उससे क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी होती है कि वो अपनी पावर को असर करके उसका मिसयूज़ करना लगता है। अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा खुली छूट दे देते हैं तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो लेबर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, लेबर से मनमाने ढंग से काम करते हैं, उन्हें कम पैसा देते हैं, उन्हें बोनस भी नहीं देते, सुबह शाम उनसे काम कराते हैं। तो फिर जो है लेजिस्लेचर को सोसाइटी के ग्रेटेस्ट प्लेजर के लिए जो है
कंट्रोल करना ही पड़ता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ेगी, फायर बोर्ड से जो है एनओसी लेनी पड़ेगी, ताकि सोसाइटी के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हो। और फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको जो फैक्ट्री डिस्प्यूट एक्ट बना है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज की डेट में हम देखते हैं लेजिस्लेचर जो है इंडिविजुअल फ्रीडम को इकोनॉमिक मैटर में रेस्ट्रिक्ट करती है, और ये कभी कभी ठीक भी होता है। तो इन बेसिस पे जो है बेंथम की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तो अब आपने बेंथम की थ्योरी में कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे बेंथम के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ज्यूरिस्ट थे। फिर उन्होंने लॉ की जो डेफिनेशन दी है वह बताएंगे। फिर उस लॉ के उन्होंने 8 एस्पेक्ट क्या बताए कि किसी लॉ में ये 8 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। फिर आप उनकी पेन एंड प्लेजर थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे। उसमें सबसे पहले पेन एंड प्लेजर थ्योरी से क्या मीनिंग है, फिर उसके एसेंशियल क्या है, और लास्ट में आपके बताओगे कि उनके क्रिटिसिज्म क्या क्या है। तो ये थी आपकी बेंथम की थ्योरी। मैंने बहुत और इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए और इसे लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, so that I may bring new and new video for your benefit. So that's all for today lecture. Thank you very much.